नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। कंप्यूटर की सीरीज में ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर में हम लोग सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस एक वीडियो में ही ये पूरा आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो वो देखते हैं। पूरा सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इस टाइप से। दूसरा हैकर और क्रैकर पढ़ने वाले हैं, लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओएस इंटरफेस कितने प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंटरफेस होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, और लास्ट में आपको एब्रिविएशन पढ़ने वाले हैं, फुल फॉर्म पढ़ने वाले हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इनको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे कंप्यूटर का जो सबसे बेसिक जो चीज होता है वो होता है डाटा। कंप्यूटर किस फॉर्म में डाटा लेता है, तो 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो डाटा होता क्या है, तो डाटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। किसका कलेक्शन है, रॉ फैक्ट्स का। और रॉ फैक्ट्स क्या होता है, तो रॉ फैक्ट बोलते हैं उस फैक्ट को जो कि ओरिजिनल है, जो कहीं पे चेंज नहीं हुआ है और ना ही वो प्रोसेस्ड है। ठीक है, जो कहीं भी चेंज नहीं हुआ है उसको हम रॉ फैक्ट्स बोलते हैं। ए सेट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट, जो कि ऑर्गेनाइज नहीं है, दैट कैन बी नंबर, वर्ड, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रिप्शन। जो कि अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स है, जो मेरा नंबर हो सकता है, वर्ड्स हो सकता है, मेजरमेंट हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है और डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है। ये सारे क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है। अगर इनको ऑर्गेनाइज कर दिया जाए तो वो आपको इंफॉर्मेशन कहलाएंगे। जैसे अगर हम बोले एग्जाम्पल के तौर पे कि हम लिख देते हैं राम इज अ बॉय। ठीक है, तो ये राम इज अ बॉय, ये क्या है, आपके पास ये डाटा है, इनका अलग अलग, ठीक है, कोई मीनिंग नहीं है। अगर हम इनको एक साथ बना दें तो ये हमको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, राम के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन अलग अलग करने पे इसका कोई मतलब नहीं बन पा रहा है, कोई मतलब तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, डाटा कहलाएगा। ठीक है, अगर हम इनको ऑर्गेनाइज कर दें एक बार, एक सेंटेंस में लिख दें, जैसे ऑर्गेनाइज करेंगे इंग्लिश में, ऑर्गेनाइज कैसे होता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस फॉर्म में हम इसको ऑर्गेनाइज कर दें तो ये क्या कहला जाएगा, इंफॉर्मेशन कहला जाएगा। ठीक है, डाटा इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर इंफॉर्मेशन। डाटा जो है इंफॉर्मेशन का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि सबसे छोटा भाग है। बट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी कंटेक्स्ट और मीनिंग ऑन इट्स ऑन, लेकिन इसका खुद में अपना कोई मतलब नहीं होता है। डाटा कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, डाटा जो है बहुत सारे सोर्सेज से आ सकता है, एंड इट इज कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट पर्पस हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेटा डाटा क्या होता है, तो मेटा डाटा होता है द स्पेसिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटा आर कॉल्ड मेटा डाटा। जैसे डाटा जो है उसका उसका डिस्क्रिप्शन और उसका स्पेसिफिकेशन जो होता है उसको मेटा डाटा कहते हैं, यानी डाटा का डाटा जो होता है वो मेटा डाटा कहलाता है। जैसे हम बोले, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम का। ठीक है, तो राम जो है वो कहाँ पे स्टोर है, प्राइमरी में मेमोरी में किस लोकेशन पे स्टोर है। ठीक है, कितनी बाइट का है। ठीक है, इस टाइप का जो इंफॉर्मेशन है वो किसके बारे में, राम के बारे में, इस डाटा के बारे में ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस चीज को हम मेटा डाटा बोलेंगे। कितने बाइट का है, कहाँ पे स्टोर है। ठीक है, तो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिल सकता है उसको हम मेटा डाटा। जैसे एक और देखिए, अगर कोई पिक्चर है, ठीक है, ये पिक्चर है, इसका मेमोरी लोकेशन कहाँ है, कितनी बाइट का है। ठीक है, इसका विड्थ क्या है, लेंथ क्या है, इसका लोकेशन क्या है, कहाँ पे स्टोर है, वो भी आपको अगर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वो भी आपको दिखेगा, सी डाउनलोड इस टाइप से करके आपको दिखेगा लोकेशन। तो ये सब जो है ये क्या कहलाएगा, मेटा डाटा कहलाएगा, क्योंकि डाटा का ही डाटा है, डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज द डाटा, ये भी एक तरह डाटा है, लेकिन ये क्या है,
ये प्रोसेस्ड है और ऑर्गेनाइज्ड है टू बी मीनिंगफुल एंड यूजफुल। इसको मीनिंगफुल और यूजफुल बनाने के लिए, यानी डाटा जो है अगर मीनिंगफुल हो जाए और यूजफुल हो जाए तो उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम का ये कलेक्शन होता है टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर हम प्रोग्राम्स का कलेक्शन करते हैं तो उस चीज को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए अब इन दोनों को एक एक करके देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? System software maintains the system resources and give the path for application software to run. System software जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को, सिस्टम रिसोर्स को मेंटेन करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए पाथ देता है। सिस्टम रिसोर्स क्या हो गया? हार्ड डिस्क, ठीक है, सीपीयू, रैम, रोम, कैश मेमोरी, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब जो क्या सिस्टम का रिसोर्स है। इन रिसोर्स को ये मेंटेन करने का काम करता है, कहीं खराब ना हो जाए। ठीक है, खराब हो जाता है तो काम नहीं करता है। जैसे आप देखे होंगे कि हम फोन ही है, अगर फोन में कोई एप्लीकेशन खोलते तो वो नहीं खुल पाता है। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन खोलने का, उसको करप्ट होने से बचाने का काम किसका है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। और ये पाथ दे देता है किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी ऐप अगर हम डाउनलोड करते हैं फोन में तो वो जो रन करता है, वो रन करने का काम किसका है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। ठीक है, द सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू कंट्रोल, इंटीग्रेट एंड मैनेज द इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर है डिजाइन किया गया किसको? कंट्रोल करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए और मैनेज करने के लिए आपके इंडिविजुअल हार्डवेयर को, ताकि जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करवा सके। ठीक है, तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आते हैं तो वो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिवाइस ड्राइवर, जो भी आप डिवाइस यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर प्रिंटर यूज कर रहे हैं तो इस प्रिंटर को रन करने के लिए इसका ड्राइवर चाहिए। ठीक है, यानी छोटा सा एक एप्लीकेशन चाहिए, उस एप्लीकेशन को हम ड्राइवर बोलते हैं। अगर कीबोर्ड है तो कीबोर्ड को रन करने के लिए एप्लीकेशन चाहिए, जो कि उसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से इंस्टॉल है। ठीक है, फर्मवेयर है, ठीक है, बायोस एंड यूएफआई है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, यूटिलिटीज है और ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपके इतने टाइप के जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इन डिफरेंट टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है, यूटिलिटीज इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, फर्मवेयर इंपॉर्टेंट है और डिवाइस ड्राइवर इंपॉर्टेंट है। बायोस और यूएफआई उतना नहीं पूछा जाता है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब देखते हैं लो लेवल लैंग्वेज आर यूज्ड टू राइट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। तो अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज होता क्या है? तो लो लेवल लैंग्वेज पिछले एक्सरसाइज में लोग पढ़े थे, वो होता है आपका मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन लिखा जाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस टाइप का जो भी सॉफ्टवेयर है उसको लिखने के लिए लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। और लो लेवल में जो थे वो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, पिछले चैप्टर में जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया था उसमें इसको बताया है डिटेल से, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में इट इज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ये जनरल पर्पस है, स्पेसिफिक पर्पस नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका क्या पर्पस? कुछ पर्पस नहीं है, जनरल है। ये आपके पास सिस्टम को रन करने का काम करता है, सिस्टम को स्टार्ट करने का काम करता है, कोई जनरल पर्पस में है, जनरल काम है, सब कोई स्पेसिफिक काम नहीं है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर द सिस्टम स्टॉप्स एंड कैन नॉट रन। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम है वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, रन नहीं करेगा। जब देखिए जब कंप्यूटर खोलते होंगे तो कंप्यूटर क्या लिखता है? बूटिंग अप। बूटिंग अप का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर है अपने जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है
उनको स्टार्ट कर रहा है सिस्टम को रन करने के लिए, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो सबसे बेसिक होता है वो आपका जो स्टार्टिंग करने में जो काम करता है वो होता है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जो होता है ये आपके रैम में स्टोर होता है, और कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले रैम चलता है हार्डवेयर, और रैम में ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये आपका रन होता है, उसके बाद जाकर के ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है, ठीक है। नहीं जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स व्हेन द सिस्टम इज टर्न्ड ऑन एंड ऑफ एंड स्टॉप्स व्हेन द सिस्टम इज टर्न ऑफ। बोल रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तब रन होना स्टार्ट हो जाता है, और जब हम ऑफ करते हैं तब सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर वो ऑफ होता है। यानी कि जब से हम सिस्टम स्टार्ट किए हैं और जब तक हम ऑफ नहीं करेंगे तब तक ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ नहीं कर रहे हैं, सिस्टम ऑन करके रखे हुए हैं, फिर भी ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा। कुछ कर रहे हैं तब तो डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटीज, ये सारे सिस्टम क्या करते हैं, बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं। एग्जाम्पल बता चुके हैं, यहाँ भी देख लेते हैं एग्जाम्पल जो आपका लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटीज, बाकी यहाँ पे आपको समझाया जा चुका है। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपको लो लेवल में लिखा हुआ होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो मशीन लेवल और असेंबली लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है C++, जावा, .NET, तो इनको लिखना आसान है लो लेवल लैंग्वेज के कंपैरिजन में, इसलिए इनका प्रोग्रामिंग जो होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। A system software operates the system in the background until the shutdown of the computer। अभी मैंने बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो बैकग्राउंड में चलते रहता है जब तक कि कंप्यूटर को शट डाउन न किया जाए। द सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज नो इंटरेक्शन विद द यूजर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का डायरेक्ट इंटरेक्शन यूजर के साथ नहीं है, इसका इंटरेक्शन होता है हार्डवेयर, ठीक है, और इन द यूजर के बीच वो इंटरफेस का काम करता है। हार्डवेयर और इन यूजर के बीच ये इस तरह से इंटरफेस का काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर रन इंडिपेंडेंटली। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंडिपेंडेंटली रन करता है, इसको रन होने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होने का जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये देखिए आपका ये फिगर दिख रहा है, हार्डवेयर है, ठीक है, इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक। A set of computer program installed in the user's system and designed to perform specific task is known as application software। यानी ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए बना है उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और इसी का शॉर्ट में नाम होता है ऐप, APP। जैसे कि अगर हम मान लो बात करें MS पावर पॉइंट का, ठीक है, तो ये MS पावर पॉइंट जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना है, अगर ये हमेशा रन नहीं करेगा, ये तभी रन करेगा जब इसको आप रन करना चाहते हैं। जैसे आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ एडिट करना है, तो ही आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये हमेशा चलता रहेगा, आप इसको ओपन किए, काम किए और इसको बंद किए, ठीक, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अगर आपको गाना सुना है तो म्यूजिक का एप्लीकेशन खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए जो एप्लीकेशन बनता है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन द फ्रंट एंड अकॉर्डिंग टू यूजर्स रिक्वेस्ट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो फ्रंट एंड में रन करता है यूजर के रिक्वेस्ट पे कि यूजर कौन सा चीज यूज करना चाहता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बैकग्राउंड में रन करता है। अगर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोले हैं तो उसके साथ साथ बैकग्राउंड में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा है कि हम किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हैं, लेकिन उसको रन करने के पीछे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो बैकग्राउंड में रन करता रहता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क्स इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास यूजर है जो एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, और कंप्यूटर मतलब हार्डवेयर, तो इनके बीच में ये कैसा इंटरफेस के जैसा काम कर रहा है, ठीक। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो डिपेंडेंट है सिस्टम पे,
तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट है सॉफ्टवेयर बिकॉज दे नीड ए प्लेटफॉर्म फॉर इट्स फंक्शनिंग। जैसे आप देखेंगे एप्लीकेशन जो बनता है वो एंड्रॉयड के लिए अलग बनता है, ठीक है, iOS के लिए अलग बनता है। तो ये क्या है, ये आपका सिस्टम डिपेंडेंट है। तो किस सिस्टम पे आपको रन करवाना है उस सिस्टम को आपको एप्लीकेशन बनवाना पड़ेगा। तो सिस्टम डिपेंडेंट हुआ, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज बिल्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जैसे हम देख चुके हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनता है। जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप, कंप्यूटर गेम जो है, वेब ब्राउजर है, स्प्रेडशीट है, वर्ड प्रोसेसर है और डाटाबेस है। हाई लेवल लैंग्वेज आर यूज्ड टू राइट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं। जैसे अब हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सा आता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में आपका आता है सी, C++, जावा, .NET, C#, ठीक है। इस टाइप के आपके लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं और इनसे आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, इनको हाई लेवल लैंग्वेज में क्यों लिखते हैं, क्योंकि इनको लिखना आसान है, बट हमारा कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज ही समझता है, तो भी इनको रन करने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग मशीन लैंग्वेज में ही लिखते हैं, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंटली होता है कि अगर हम इसको हाई लेवल लैंग्वेज में लिख देंगे तो इसको फिर ट्रांसलेटर का जरूरत पड़ेगा, जो कि बाद में दिक्कत करने लगेगा, वो फिर डिपेंडेंट हो जाएगा। इट इज ए स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना है। विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑलवेज रन्स। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका सिस्टम रन करेगा, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है आपके पास तो एप्लीकेशन रन नहीं करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन्स एज पर द यूजर रिक्वेस्ट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है यूजर के रिक्वेस्ट के अनुसार रन करता है। एग्जाम्पल में आपके हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप, VLC प्लेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन है, फोटोशॉप है, VLC प्लेयर है, और आपको यहाँ दिखा दिए कंप्यूटर गेम, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस और बहुत सारा एप्लीकेशन जो आप लोग यूज करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग इज सिमिलर इन कंपैरिजन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। वही बोले क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, इसलिए इसको लिखना थोड़ा सा आसान होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में। अब देखते हैं कुछ और टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जो कि ना तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं, ना ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। उसको देखते हैं। पहला शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, तो ए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर दैट इज इनिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री और एट लो कॉस्ट, ठीक है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि पहले तो फ्री था या बहुत ही कम दाम में था, बट विथ लिमिटेड फंक्शनैलिटी और रिस्ट्रिक्टेड यूज। जैसे आप देखे होंगे अगर ये हॉटस्टार वगैरह है, ठीक है, तो हॉटस्टार अगर जो है तो देखे होंगे आपको शुरू में कुछ फ्री दे देता है, ठीक है, 1 महीना 2 महीने का फ्री देगा और उसके बाद वो आपका चार्ज करेगा। तो उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। पहले तो वही बात है जियो के जैसा, जैसे पहले फ्री का आदत लगा दो फिर पैसे निकाल लो। तो फ्री में वही होता है कि किसी सॉफ्टवेयर को पहले फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना और फिर उसको लो कॉस्ट में देना या अपना कॉस्ट में देना। लो कॉस्ट का जिसका जितना कॉस्ट होगा अपना वो लेगा। फ्रीवेयर क्या आता है, ए स्मॉल एप्लीकेशन दैट कैन बी डाउनलोडेड एंड यूज्ड फॉर फ्री ऑन मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा एप्लीकेशन जिसको फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। जैसे आप जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, कोई गेम वगैरह है या व्हाट्सएप ही मान लीजिए आप, ठीक है, इंस्टाग्राम मान लीजिए, फेसबुक मान लीजिए, इन सब पे आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं। तो ये सब एप्लीकेशन जो है आपका वो कैसा है, फ्रीवेयर एप्लीकेशन है। ओपन सोर्स एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल टू यूजर विद द सोर्स कोड। ऐसा एप्लीकेशन, ठीक है, जो आपको यूजर को दिया जाता है विथ में सोर्स कोड, यानी सोर्स कोड के साथ होता है। विच मीन्स यूजर कैन मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर। इसका मतलब है कि यूजर जो उसको मॉडिफाई कर सकता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन बी फ्री और चार्जेबल। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो फ्री हो सकते हैं और चार्जेबल भी हो सकते हैं।
यानी कहने का मतलब है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड आपके पास होता है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में लिखा गया है उसका कोडिंग क्या है वो आपके पास अवेलेबल होता है। अगर आप चाहें तो उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आप अगर कोई इंजीनियर है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको एडिट करके उसको बेच नहीं सकते हैं, ठीक है, आप पे वो कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा। यानी कहने का जैसे इसका एग्जांपल होता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओपन सोर्स है, इनका अगर सोर्स कोड होता है, अगर आप चाहते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कीजिए और उसका आप लैंग्वेज सोर्स कोड चेंज करके आप उस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं, इस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं क्या, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है। पहला होता है आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है, और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीन टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं आपके पास, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। अब इन तीनों सॉफ्टवेयर को अलग अलग देखते हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है, दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म टास्क्स that are used for a variety of tasks, just not limited to a specific task only। कह रहा है ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि वेराइटी ऑफ टास्क परफॉर्म करता है, कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म नहीं करता है। जैसे व्हाट्सएप अगर है आपके पास तो क्या एक ही काम करता है, चैटिंग करने का या कॉल करने का, सही काम करता है, ठीक है, तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर नहीं है। वो कैसे है, जैसे एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल है। एमएस वर्ड जो है आपका वो कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं है, आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, इसका पीडीएफ बना सकते हैं, इसमें इमेज डाल सकते हैं, इसमें वीडियो डाल सकते हैं, इसमें चैट डाल सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको किसी अनेक तरह से यूज कर सकते हैं। एमएस एक्सेल भी वही है, इसको आप अनेक तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये आपका जनरल पर्पस का सॉफ्टवेयर हो गया। दूसरा है आपके पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, इट इज यूज टू परफॉर्म टास्क दैट आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ये जो है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमाइज किया गया है, उसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है। लेकिन जनरल पर्पस क्या था, जनरल पर्पस जो था वो जनरल था, किसी के लिए था, कोई भी यूज कर सकता था। लेकिन जो कस्टमाइज है वो किसी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या प्रॉपर पर्सन के लिए वो कस्टमाइज किया जाता है, ठीक है। जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, ये जो है आपका वो रेलवे के लिए कस्टमाइज किया गया है, उसके अनुसार इस एप्लीकेशन को बनाया गया है। एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, ये उस एयरलाइन कंपनी के लिए बनाया गया है। या कभी देखेंगे मॉल में जो जाते हैं आप, तो मॉल के लिए भी एक एप्लीकेशन होता है, आप कौन सा सामान लिए, बारकोड से एंट्री होता है, दाम होता है, तो उस स्पेसिफिक मॉल के लिए बनाया गया, जनरल पर्पस नहीं है, वो आप नहीं ले सकते हैं, वो आप लेके भी करेंगे क्या, ठीक है, वो आप उसी दुकानदार के लिए है, उसी मॉल के लिए है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जिसके लिए वो बना है, और वही लेगा वही खरीदेगा, उसी के लिए स्पेसिफिक बना हुआ है। तो उसको हम बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जिसको उस पर्सन से पूछ करके कस्टमाइज किया जाता है, ठीक है। जैसे आप कोई एप्लीकेशन देखते हैं, अगर आप एग्जाम देते हैं तो टेक्स्ट बुक का ही एप्लीकेशन देख लीजिए। ये टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन जो है ये उस कंपनी के लिए बनाया गया, टेक्स्ट बुक कंपनी के लिए बनाया गया, उसके लिए कस्टमाइज किया है, उसने जो जो रिक्वायरमेंट दिया होगा कि हाँ हमें इस टाइप का एप्लीकेशन चाहिए जिसमें हम क्विज करवा सकें, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सेट प्रैक्टिस करवा सकें, वीडियो लेक्चर डाल सकें, हम पीडीएफ डाल सकें, हम ये बनाओ, इसका होम पेज ऐसा होना चाहिए, ठीक है, इसमें पैसे लेने हैं, ठीक है, तो उसका एप्लीकेशन डालो, उसका सिस्टम डालो। तो ये जो है उस कंपनी के लिए बनाया गया है, तो उसको हम बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इट इज यूज टू सपोर्ट द आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर। ये सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है ये आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया, ताकि आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है करप्ट ना हो, खराब ना हो, ठीक है। ये आपका जो है एक तरह का हाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये बैकग्राउंड में ही रन करेगा। इट इज डिजाइन्ड फॉर एप्लीकेशन it is designed for optimizing and maintaining the system and also taking care of its requirement, ठीक है। ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो आपके सिस्टम को मेंटेन करता है और ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्टिमाइज मतलब मैक्सिमम यूज करवाता है उसका,
एंड ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट, और उस सिस्टम का क्या रिक्वायरमेंट उसको टेक केयर करता है, ठीक है, कि सिस्टम करप्ट कैसे नहीं हो। जैसे डिस्क क्लीनर, डिस्क क्लीनर का काम क्या है, अब आप जा करके खुद से कहीं डिस्क क्लीन नहीं कर सकते हैं। आपका हार्ड डिस्क जो है, ठीक है, उसमें कैश फाइल होता है, ठीक है, टेम्पोररी फाइल होता है, ये सब क्या करते हैं, आपके सिस्टम को भर देते हैं। आपका सब कोई यूज है नहीं, उस सिस्टम को भर देंगे तो भरने से सिस्टम स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्क क्लीनर क्या करेगा, उन सारे फाइल्स को जो कंप्यूटर में काम के नहीं है उनको क्या करता है, वो क्लीन कर देता है। तो ये आपका क्या करता है, वो सिस्टम को ऑप्टिमाइज और अच्छे यूज के लिए बनाता है। दूसरा आपका एंटीवायरस, अगर किसी आपके सॉफ्टवेयर में, आपके कंप्यूटर में अगर वायरस लग गया है तो खत्म करने का काम कौन करता है, एंटीवायरस काम करता है। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं आपके कंप्यूटर को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है, कि कोई आपका जो सिस्टम है वो करप्ट ना हो और खराब ना हो। नेक्स्ट देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन हैकर एंड क्रैकर। हैकर और क्रैकर में क्या अंतर है। जनरली हम दोनों टाइप के जो पर्सन है उनको हम हैकर से ही नाम दे देते हैं, लेकिन दोनों में हल्का सा अंतर है। हैकर, they will just warn you something about malicious activities going around your computer। हैकर जो है वो बस आपको वार्न करने का काम करता है कि आपके कंप्यूटर में कोई मैलिशियस काम हो रहा है। दे विल नॉट स्टील योर इंफॉर्मेशन, वो आपकी इंफॉर्मेशन को चुराते नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो है कोई भी कंपनी जो है अपना हैकर रखती है। हैकर का काम है कि वो देखे कि हमारा जो सिस्टम है कहीं हैक तो नहीं हुआ है। उसका ये काम नहीं है कि वो जाके दूसरे सिस्टम को हैक करे, उनके इंफॉर्मेशन को चुराए। उसका काम है आपके सिस्टम को हैक होने से बचाना। तो हैकर जो है एक पॉजिटिव वर्ड है, ये निगेटिव वर्ड नहीं है, ठीक है। ये सारी कंपनी रखती है। अगर अभी का बात किया जाए तो अंकित फाड़िया जो है इंडिया के सबसे बेस्ट हैकर हैं। अंकित फाड़िया अभी इंडिया के सबसे बेस्ट हैकर हैं, ठीक है। तो हैकर ये होता है। क्रैकर क्या होता है, क्रैकर निगेटिव वर्ड है। जैसे ये पर्सन है, ये आपका निगेटिव वर्ड है। दे विल ट्राई टू स्टील योर इंफॉर्मेशन विदाउट इन्फॉर्मिंग यू। तो ये भी एक तरह का हैकर है जो कि आपको, आपकी इंफॉर्मेशन को चुराता है बिना आपके इंफॉर्मेशन से। तो जो चुराने का काम करता है, जो निगेटिव वर्ड है उसको हम बोलते हैं क्रैकर, और जो पॉजिटिव वर्ड है वो उसको बोलते हैं हैकर। तो हर एक कंपनी अपना एक एक हैकर रखती है, ठीक है। अब देखते हैं बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। हमारे कंप्यूटर में जो बेसिक कंप्यूटर जो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, उन ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है, ठीक है, और कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। पहला है बूटिंग अप। बूटिंग अप क्या था, कभी आप कंप्यूटर स्टार्ट किए तो इस टाइप का कोई विंडो दिखता होगा, ठीक है, ये लिखा विंडोज एक्सपी और ये चलता रहता है। अगर विंडोज एक्सपी खोलेंगे आप तो ऐसा दिखेगा। तो बूटिंग अप क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर। तो बूटिंग अप हम बोलते हैं जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है बाय लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी। और कैसे स्टार्ट होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने के बाद प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है ये, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में। तो उसको बोलते क्या, बूटिंग अप। द कंप्यूटर रन्स ए सीरीज ऑफ चेक्स टू इंश्योर ऑल हार्डवेयर इज वर्किंग करेक्टली बिफोर लोडिंग द ओएस। ये जो आपको घूम रहा है, तो ऐसा मतलब नहीं है कि सिर्फ घूम रहा है आपको दिखाने के लिए। ये क्या काम, जब तक घूम रहा है तो आपको वो चेक करता है, ठीक है। इस सीरीज ऑफ चेक मतलब बहुत सारा चेक करता है, ये इंश्योर करने के लिए कि आपका हार्डवेयर जो है वो कंप्लीटली रन कर रहा है, प्रॉपर्ली रन कर रहा है, आपके हार्डवेयर में कोई दिक्कत नहीं है, तब जाकर के वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करता है। अगर आप देखेंगे कि अगर आप एक्सटर्नल में, ठीक है, बाहर से कीबोर्ड, माउस, ठीक है, कोई यूएसबी, पेन ड्राइव ये सब लगाए हैं तो आपको विंडोज स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि विंडोज जो है इन सब को भी चेक करता है। प्रिंटर कनेक्टेड है, ठीक है, ये सब कनेक्टेड है, तो वो स्टार्ट होने में आपको ये जो घूमता हुआ लाइन है वो आपको थोड़ी देर तक दिखेगा, क्योंकि ये इन सब को भी चेक करेगा कि ये सभी तो कहीं खराब नहीं है, ठीक है।
अगर ये सब नहीं लगाते हैं आप तो आपका विंडोज जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ये अलग बात है अगर खराब है फिर भी वो विंडोज स्टार्ट होगा, लेकिन उनको चेक करेगा, क्योंकि वो उसको लगेगा कि ये जो सारे एक्सटर्नल डिवाइसेज हैं वो कंप्यूटर के इंटरनल हार्डवेयर हैं। लेकिन जब उसको लगेगा कि नहीं ये एक्सटर्नल हार्डवेयर है तो ये खराब होने के बावजूद भी आपका सिस्टम रन कर जाएगा। लेकिन अगर इंटरनल हार्डवेयर कोई खराबी होगी तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉगिंग इन। अगर हम किसी चीज में अगर पासवर्ड डालते हैं, याद रखना आप, ठीक है, यूजर नेम और ये पासवर्ड, तो आपका जो लॉगिन होता है वो सक्सेसफुल होता है। तो जब हम एंट्री करते हैं, अगर कंप्यूटर खोलेंगे तो वहां भी आपको एक पासवर्ड पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप यूजर आईडी बनाए होंगे तो उसको जब हम पासवर्ड डाल के हम कंप्यूटर खोलते हैं तो उसको बोलते हैं लॉगिन इन। आफ्टर बूटिंग अप यू विल नीड टू लॉग इन टू एक्सेस योर यूजर अकाउंट। अगर आप यूजर अकाउंट बनाए हैं तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको उसमें लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, लॉग इन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड। तो यूजर नेम यहाँ डालेंगे, पासवर्ड यहाँ डालेंगे और यहाँ लॉग इन करेंगे तो आपका लॉग इन सक्सेसफुल हो जाएगा। यानी पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके कंप्यूटर में एंट्री करना ही लॉगिंग इन कहलाता है। नेक्स्ट, रनिंग प्रोग्राम। अगर कोई एप्लीकेशन आप चला रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम का रन करना, क्योंकि वो एप्लीकेशन आपको सामने दिखता है लेकिन उस एप्लीकेशन के अंदर इस टाइप से जो प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है वो प्रोग्रामिंग रन करता है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, रनिंग ऑफ प्रोग्राम। वंस यू हैव लॉग्ड इन यू कैन रन प्रोग्राम्स ऑन योर कंप्यूटर। अगर आप एक बार लॉग इन कर चुके हैं, ठीक है, तो आप कंप्यूटर प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। प्रोग्राम में जो है बहुत सारा कोई भी एप्लीकेशन यूज है, जैसे वेब ब्राउजर, ऑफिस एप्लीकेशन, वर्ड, पावर पॉइंट, पीपीटी, इस टाइप से, मीडिया प्लेयर और बहुत चीज, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी आपके हैं वो सब क्या होता है, वो सब प्रोग्राम रन हो रहा है। नेक्स्ट, एक्सेसिंग ऑफ डाटा। एक्सेसिंग ऑफ डाटा होता है कंप्यूटर से किसी डाटा को निकालना, किसी चीज को निकालना मतलब यूज करना। अब निकाल के बाहर नहीं तो रख देना, यूज करना। जैसे हम कंप्यूटर खोल रहे हैं, ठीक है, और हम सी ड्राइव में कुछ रखे हैं, गाना रखे हैं, तो सी ड्राइव में जा करके गाने को ओपन करना, वो क्या कहलाता है, एक्सेसिंग ऑफ डाटा। और जो ये आपको नीचे फिगर दिखा रहा है, यहाँ से कोई डाटा निकल करके यहाँ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं डाउनलोडिंग ऑफ डाटा। ठीक है, और आपके सिस्टम से कोई भी चीज दूसरे सिस्टम में जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं अपलोडिंग ऑफ डाटा। यानी दूसरे सिस्टम से मेरे सिस्टम में आ रहा है तो डाउनलोडिंग ऑफ डाटा, और मेरे सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहा है तो उसको बोलते हैं अपलोडिंग ऑफ डाटा। लेकिन अगर हम अपने ही सिस्टम की चीज को अपने ही सिस्टम में यूज करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आपका फोटो है, आपके सिस्टम आप उसको देखना चाहते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेसिंग ऑफ डाटा। यू कैन एक्सेस डाटा स्टोर ऑन योर कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर में स्टोर डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और अदर कनेक्टेड डिवाइसेज, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, क्लाउड स्टोरेज हो गया। ठीक है, दिस कैन इंक्लूड डॉक्यूमेंट्स, फोटोज एंड अदर मीडिया। इसमें क्या क्या हो सकता है, फोटो हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है और भी कुछ अदर मीडिया हो सकता है। आपने जो भी चीज आपको रखे हैं आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो नाम से क्लियर है, एक्सेसिंग डाटा, डाउनलोडिंग डाटा और अपलोडिंग डाटा। नेक्स्ट है सेविंग एंड बैकिंग ऑफ द डाटा। ठीक है, बैकिंग ऑफ मतलब क्या होता है, अगर आपका सिस्टम है उस सिस्टम के डाटा को किसी दूसरे सिस्टम में रखना, ठीक है, कि अगर मेरा सिस्टम करप्ट हो जाए तो हम उस वहां से एक्सेस कर सकें, तो उस चीज को हम बोलते हैं बैकिंग ऑफ द डाटा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ये 4 यूजर हैं, 4 कंप्यूटर हैं आपके पास। ठीक है, ये चारों कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, तो यहां से डाटा लेके आ रहे हैं और यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, यहां से चारों डाटा लेके आ रहे हैं और यहाँ पे रख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, बैकिंग ऑफ दी डाटा। और जब जरूरत पड़ रहा है तो देखिए फिर यहाँ से वो डाटा अपना निकाल करके अपने सिस्टम में ले आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने डाटा को करप्ट होने से, चोरी होने से या लॉस्ट होने से बचा सकते हैं। जैसे एक फोन का एग्जाम्पल देखिए, ये आपका फोन जो खराब होने वाला है,
ठीक है। तो उस फोन के डाटा को आप यहाँ से निकाल करके और फिर इस फोन में रख रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैकिंग अप डाटा। अगर आप अपने फोन का सेटिंग खोलेंगे तो उसमें आपसे पूछा जाता है बैकअप डाटा करने के लिए, ठीक है। तो फोन नहीं है आपके पास तो आप इंटरनेट पर भी बैकअप कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज, ठीक। इट इज इंपॉर्टेंट टू सेव एंड बैकअप योर डाटा रेगुलरली टू अवॉइड डाटा लॉस, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट होता है कि अपने डाटा को रेगुलरली, ठीक है, सेव और बैकअप करते रहना चाहिए उसको, उसके लॉस को बचाने के लिए, ठीक है। यू कैन सेव डाटा टू योर लोकल हार्ड ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और क्लाउड स्टोरेज। आप अपने डाटा को लोकल हार्ड ड्राइव में, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में या क्लाउड स्टोरेज में भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर है तो आप अलग से एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीद लीजिए और अपने सारे डाटा को उसमें भी रख दीजिए कि कभी मेरा सिस्टम करप्ट हुआ तो उस हार्ड डिस्क अपना निकाल लेंगे। या आप क्लाउड स्टोरेज यानी इंटरनेट पे आप अपना स्पेस खरीदिए और वहां पे भी आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप कॉन्टेक्ट को अपना स्टोर करना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट वाला फोन नंबर को, तब जीमेल में स्टोर कर सकते हैं कि आपका फोन खत्म भी हो गया, जीमेल से लॉगिन करेंगे तो आपका सारा कॉन्टेक्ट उसमें आ जाएगा। जीमेल में आपको 15 GB मिलता है, वहां फोटो डाटा वीडियो जो भी अपना रख सकते हैं। तो एक तरह से क्या हो, बैकिंग अप हो गया। अगर आपको 15 GB से ज्यादा चाहिए तो फिर स्पेस आपको खरीदनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका शटिंग डाउन। शटिंग डाउन जब हम कंप्यूटर यूज कर लेते हैं और उस कंप्यूटर को जब बंद करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं शटिंग डाउन। देखेंगे आप कंप्यूटर के स्टार्ट मेन्यू के पास, ठीक है, आपको ये जो आइकन दिखेगा, इस आइकन क्लिक करने पे आपको 3 खुलेंगे, रीस्टार्ट, शट डाउन और स्लीप, ठीक है। तो शट डाउन पे क्लिक करेंगे आप, तो शट डाउन पर क्लिक करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस मिलेगा। इसका मतलब आपका सिस्टम जो होता है वो बंद करता है और ये भी टाइम लेता है कि जैसे स्टार्टिंग बूटिंग अप में ऐसे जो सिस्टम रन करते टाइम ले रहा था तो क्या करता है आपका हार्डवेयर चेक कर रहा था, तो सही नहीं सही है। तो ऐसे जो ये टाइम लेता है इसमें ये पहले आपके हार्डवेयर को वो क्या करता है, बंद करता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वो सिस्टम जो है आपका वो बंद हो जाता है, वो पहले आपके हार्डवेयर को इंटरनली बंद करता है। इसीलिए बोला जाता है कि कंप्यूटर का कभी भी डायरेक्ट में पावर ऑफ नहीं करना चाहिए, हमेशा शट डाउन करना चाहिए। क्योंकि पावर ऑफ करेंगे तो आपका हार्डवेयर चलते चलते अचानक से बंद हो जाएगा। जब अचानक से बंद हो जाएगा तो हार्डवेयर को करप्ट होने का संभावना ज्यादा होता है। लेकिन जब शट डाउन करेंगे तो सिस्टम जो है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो आपके हार्डवेयर को एक एक करके पहले बंद करेगा, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, ऑफ होगा, ठीक है। रीस्टार्ट क्या होता है, रीस्टार्ट में क्या होता है कि आपका सिस्टम तुरंत से ऑफ होता है और तुरंत से स्टार्ट होता है। यानी BIOS जो है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो आपका रीस्टार्ट के समय भी चलता रहता है, बाकी सारे चीज को वो बंद करता है फिर स्टार्ट करता है। स्लीप क्या होता है, स्लीप ये होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्लीप यानी कि लगभग सो जाएगा। इंटरनल उसका जो जरूरी फंक्शन है, जो जरूरी एप्लीकेशन है वो रन करता रहेगा, बाकी आपका स्क्रीन वगैरह सारा का सारा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो when you have finished using your computer you should shut it down properly, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर की यूज कर चुके हैं तो उसको प्रॉपर्ली शट डाउन करना चाहिए, डायरेक्ट पावर ऑफ नहीं करना चाहिए। दिस इन्वॉल्व्स क्लोजिंग ऑल प्रोग्राम्स एंड फाइल्स। शट डाउन करने से क्या होता है कि जितना भी प्रोग्राम खुला हुआ था उन और फाइल खुला हुआ था उनको पहले बंद करता है, सेविंग एनी चेंजेज एंड शटिंग डाउन द OS, और जो भी चेंज था उसको सेव करता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को वो शट डाउन कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग क्या होता है, अगर कंप्यूटर में कुछ खराबी है, ठीक है, इंटरनल खराबी है, ठीक है, और आप उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप ट्रबल शूट कीजिए तो सिस्टम खुद ब खुद बता देगा कि इसमें क्या खराबी है, ठीक है। इफ यू एक्सपीरियंस इश्यूज विद द कंप्यूटर, आपको अगर आपके कंप्यूटर का कोई इश्यू हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है तो यू मे नीड टू ट्रबल शूट द प्रॉब्लम, तो आपको प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करने की जरूरत है। दिस कैन इन्वॉल्व डायग्नोसिंग हार्डवेयर, इसमें क्या क्या आता है,
तो ये पहले आपके हार्डवेयर को डायग्नोसिस करता है कि इसमें हार्डवेयर में खराबी तो नहीं है, और सॉफ्टवेयर इशू भी चेक करता है आपके सॉफ्टवेयर में खराबी तो नहीं है, सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर में, परफॉर्मिंग अपडेट्स, कोई अगर अपडेट जरूरत है तो उस अपडेट को करता है, और री इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स, और कोई अगर ड्राइवर खराब हो गया होगा तो वो उसको री इंस्टॉल कर देता है। ठीक है, तो ट्रबल शूट करने से आपका जो इंटरनल खराबी है वो उसको ठीक करता है, तो ट्रबल शूटिंग उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी। पहला तो सिक्योरिटी वही है जो पीछे हम देखे थे, लॉगिन इन, कि आप अगर अपने कंप्यूटर को किसी दूसरे यूजर के लॉगिन से बचाना चाहते हैं, ठीक है, तो यूजर नेम और पासवर्ड डाल दीजिए, जब तक वो नहीं डालेगा तब तक वो इसमें लॉगिन नहीं कर पाएगा, उसको यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन ये तो यूजर के हो गया, लेकिन अगर हैकर है, ठीक है, तो उसको लॉगिन इनसे कोई फर्क नहीं करता, वो हैक कर सकता है, तो उसके लिए फिर हम सिक्योरिटी अलग से देते हैं, जैसे फायरवॉल है, ठीक है। और फायरवॉल मेनली होता है, ठीक है, हैकिंग से बचाने के लिए। It is important to keep your computer secure by using antivirus software, firewall and other security measures. और उसको सिक्योर कर सकते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से। अगर वायरस कुछ लगा है तो आपके सॉफ्टवेयर को खराब कर सकता है, तो उस वायरस से बचाने के लिए वो क्या यूज करना पड़ेगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में क्या क्या हो जाता है, एक आपका सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट का है, वो सिक्योरिटी एसेंशियल जो फ्री है, एवास्ट का है, कैस्पर्स का ही है, ठीक है, नॉर्टन है। तो इस टाइप से आपके कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपने कंप्यूटर में वायरस लगने से बचा सकते हैं। फायरवॉल क्या करता है, अगर कोई यूजर जो है, यूजर में हैकर भी आ जाएगा, अगर कोई यूजर जो है आपके कंप्यूटर में अनऑथराइज घुसने का कोशिश करता है तो फायरवॉल उसको घुसने से प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। और भी कोई सिक्योरिटी मेजर है, जैसे लॉगिन में बताए थे, ठीक है, तो इस टाइप का कुछ मेजर लगा सकते हैं। जैसे हमारे फोन में जो हम पासवर्ड लगाते हैं वो भी क्या एक सिक्योरिटी फीचर है। सिक्योरिटी फीचर क्या कहता है, तो दिस हेल्प्स प्रोटेक्ट योर डाटा एंड प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस टू योर सिस्टम। ये आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है और अनऑथराइज एक्सेस, यानी जिसके पास एक्सेस नहीं है उसको एक्सेस करने से ये बचाता है। यानी अगर कोई दूसरा यूजर जो है जिसके पास आपके कंप्यूटर का एक्सेस नहीं है, यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है, तो वो उसको उस सिस्टम में जाने से बचाता है। अब देखते हैं कंप्यूटर में दो टर्म यूज होता है, पहला होता है सॉफ्ट कॉपी और दूसरा हार्ड कॉपी। ये क्या होता है, तो सॉफ्ट कॉपी कहने का मतलब है अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई फाइल ओपन करते हैं, लिखते हैं, सेव करते हैं या यूज करते हैं, उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। और हार्ड कॉपी मतलब कंप्यूटर से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर बाहर निकल गया, जनरली क्या होता है प्रिंटेड फॉर्म में निकलेगा प्रिंट करा के, तो इस प्रिंटेड फॉर्म को हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। डॉक्यूमेंट और इमेज स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव इज रेफर टू एज द सॉफ्ट कॉपी। कोई भी डॉक्यूमेंट है या इमेज है जो हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव में स्टोर्ड होता है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट और इमेज को हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी, ठीक है। अब देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह का लैंग्वेज है आपके प्रोग्राम को लिखने के लिए, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले वीडियो में मैंने बताया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो टाइप का होता है, ठीक है, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल पहले यूज होता था, अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से आपका हाई लेवल यूज होने लगा है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन का ग्रुप है, और सिंटेक्स यूज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो एक ग्रुप है इंस्ट्रक्शन और सिंटेक्स का, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को बनाने के लिए। सिंटेक्स क्या होता है, ईच लैंग्वेज इन विच कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन हैज इट्स ओन ग्रामर, स्पेसिफिक रूल एंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिंटेक्स। किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए उसका एक अपना ग्रामर होता है, ठीक है, उसके कुछ रूल होते हैं, ठीक है, उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, उन सबको हम मिला करके क्या बोलते हैं,
सिंटेक्स बोलते हैं। जैसे अगर हम बोले इंग्लिश का, तो हम इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं, उसका अपना एक ग्रामर है, ठीक है, उसका रूल है, ठीक है, रूल भी तो हम पढ़ते हैं, उसका कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, जैसा सेंटेंस ही बनाना है तो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें रूल हम क्या निकाल सकते हैं, रूल ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट हो जाए फिर ऑब्जेक्ट हो जाए फिर वर्ब हो जाए, तो ये रूल नहीं है। तो यानी कहने का मतलब है कोई भी हम लैंग्वेज लिख रहे हैं तो उस लैंग्वेज का अपना ग्रामर होता है, ठीक है। उसी तरह इसका कुछ रूल होता है, कुछ स्ट्रक्चर होता है, उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्स बोलते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज में भी समझाया जा सकता है, लेकिन आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज लिखते हैं तो सबसे पहला प्रोग्राम लिखने में लिखते हैं हैश इंक्लूड studio.h लिखते हैं ना। इसका मतलब होता है कि जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करना है आपके प्रोग्राम में, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करते हैं तो जो भी आप कमांड लिखिएगा, जैसे हम सी में क्या लिखते हैं, प्रिंटफ, क्या वो क्या प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, ये काम नहीं करेगा। लिखते स्कैनफ, स्कैनफ मतलब होता है कि हम कंप्यूटर से क्या लेंगे, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा। तो ये एक स्ट्रक्चर है आपका, एक रूल है, उस रूल को हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्स बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है तक। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, डिटेल में जानना है या आपको समझ में आ पा रहा है, क्योंकि सारे जो एस्पायरेंट्स हैं वो इंजीनियरिंग फील्ड से नहीं है, ठीक है। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में या कंप्यूटर के बारे में डिटेल पढ़ना है तो उसका वीडियो भी मैं लेकर आऊंगा धीरे धीरे। लेकिन ये आपके मेरे लिए अभी जो वीडियो बना रहा हूँ वो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बना रहा हूँ बस, ताकि आपका वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल सके। जैसे एनटीपीसी हो गया, एसएससी सीजीएल का टायर 2 हो गया, सीएचएसएल का टायर 2 हो गया, ठीक है, इन सारे एग्जाम्स के लिए ये बनाया जा रहा है। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर को स्पेसिफिक एग्जाम देना है और डिटेल में पढ़ना है तो उसका वीडियो भी आप देखेंगे, मैं उसके लिए लेके आऊंगा, या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि आपको किस एग्जाम का और किस टॉपिक का वीडियो चाहिए। अब देखते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है। तो अभी बताया मैंने दो टाइप के लैंग्वेज होते हैं, लो लेवल और हाई लेवल। मैं पीछे से बताता आ रहा हूं, या डिटेल में देखना है तो इसका पहला वीडियो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज जो होता है इसमें आपका आता है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, जो आपका यूज हो रहा था फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में। हाई लेवल में आता है सी, सी प्लस प्लस, जावा, इस टाइप के अनेकों हैं। ये आपका यूज हो रहा है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से, थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन में, और अभी तक यूज हो रहा है, ठीक है। देखते हैं लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज है क्या। तो लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो मशीन डिपेंडेंट होता है। किस मशीन के लिए आप लिख रहे हैं, मशीन मतलब कहने का मतलब है कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। उसमें और इसमें कौन कौन सा इंक्लूड होता है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें मशीन लैंग्वेज यूज हुआ था, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। और जो दूसरा जनरेशन का कंप्यूटर था उसको बोलते हैं सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, और इसमें कौन यूज हुआ था, तो असेंबली लैंग्वेज हुआ था। और इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट एंड आर सिंपलर टू राइट कोड इनटू। ये जो होता है मशीन से इंडिपेंडेंट होता है और इसको लिखना आसान है। क्यों मशीन से इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। और ये मशीन इंडिपेंडेंट इसलिए होता है क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज यानी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर का जरूरत होता है, अगर हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेटर जो पढ़ता है, तो इसलिए इसको मशीन से डिपेंडेंट नहीं, हम किसी लैंग्वेज में लिख सकते हैं और फिर ट्रांसलेटर का यूज करके उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे और फिर इसको क्या कर लेंगे, रन करवा लेंगे, ठीक है ना। तो दिस लैंग्वेज आर नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये जो लैंग्वेज है वो डायरेक्टली जो कंप्यूटर द्वारा अंडरस्टूड नहीं है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर जो है आपका मशीन लैंग्वेज अंडरस्टूड करता है, तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, ट्रांसलेटर यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए लिखा है आपका कौन कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज है, सी है, सी प्लस प्लस,
जावा, पाइथन, फोर्टन। पाइथन तो और आसान है, ये पूरा पूरा इंग्लिश लैंग्वेज ही है। जैसे आप इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, उस टाइप का ये है, इसको समझना और आसान है। सी प्लस प्लस जावा सब समझना थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन पाइथन तो जो कंप्यूटर फील्ड से नहीं है वो भी लैंग्वेज सीख सकता है, इतना आसान है वो। तो हाई लेवल लैंग्वेज इसीलिए बनाया गया ताकि वो आसान होता जाए। लेकिन अगर आप लो लैंग्वेज लेवल आपको कोडिंग देंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो किस भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं ट्रांसलेटर क्या होता है। ठीक है, अभी हम देखें कि ट्रांसलेटर का काम क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो प्रोग्राम रिटेन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज आर कॉल्ड सोर्स कोड। ठीक है, ट्रांसलेटर का काम क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, किसके मदद से, तो ट्रांसलेटर के मदद से। ठीक है, तो प्रोग्राम रिटेन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज आर सोर्स कोड। जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, उस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। और सोर्स कोड को ट्रांसलेटर जो है वो रन करता है। कौन करता है, रन करता है, और इसको मशीन कोड में बदलता है। किसमें, मशीन कोड में बदलता है। और इस मशीन कोड को हम बाद में बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, यानी जिस लैंग्वेज में आप लिखे हैं उसको हम बोलेंगे सोर्स कोड, और ट्रांसलेटर जिस लैंग्वेज में बदलेगा उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। और ऑब्जेक्ट कोड ही आपके कंप्यूटर पे रन होता है। कौन कौन से आपके पास ट्रांसलेटर है, तो ये आपके पास है असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कौन कौन से, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब देखते हैं इन तीनों का काम क्या है। असेंबलर का काम क्या है, तो असेंबलर कन्वर्ट्स कोड रिटेन इन असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। यानी कहने का मतलब है जो सेकेंड जनरेशन में जो लैंग्वेज आया था, ठीक है, तो उसी जनरेशन के लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर बनाया गया था। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर किसमें समझता है, मशीन लैंग्वेज में, जो कि फर्स्ट जनरेशन का लैंग्वेज है। आपको फाइनली तो लाना इसी लैंग्वेज में है, तभी कंप्यूटर समझ सकता है, तभी कंप्यूटर रन कर सकता है। ठीक है, अगर हम कोई एप्लीकेशन खोल रहे हैं फोन में, टच कर रहे हैं, तो जो टच है, जो एप्लीकेशन खोले हैं, वो एप्लीकेशन खोलने का जो कोडिंग है कि हमको ये कौन सा एप्लीकेशन पे टच किए हैं, कौन सा खोलना है, उसका मशीन कोड मशीन लैंग्वेज जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद, वो उसको रीड करके खोलेगा। आपके टच करने से वो नहीं खुल जाता है डायरेक्ट, वो आपका सा फील होता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो इस इंटरफेस में। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में जो लैंग्वेज बना था असेंबलर या असेंबली लैंग्वेज, उसको फर्स्ट जनरेशन के लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसलेटर आया था, उस ट्रांसलेटर को हम बोलते हैं क्या, असेंबलर। तो असेंबलर कन्वर्ट्स कोड रिटेन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में लिखे कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम जो करता है वो कौन करता है, असेंबलर करता है। दूसरा क्या है, कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। यानी कहने का मतलब है थर्ड के बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में जो भी लैंग्वेज आया था उसको कन्वर्ट करके किसमें लाना है, मशीन लैंग्वेज में। और मशीन लैंग्वेज क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। अब अभी बताया मैंने। तो इस ऑब्जेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज में लाने का काम जो करता है वो कौन करता है, कंपाइलर करता है। ठीक है, हम तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिए अपनी समझ के लिए कि हमको इंग्लिश समझ में आता है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं आता है। कंप्यूटर को मशीन भाषा समझ में आती है। मशीन भाषा कहने का मतलब है 0 1, बस यही दो चीज में लिखा रहता है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए लिख दिए प्रिंट एफ, तो आपको तो दिख गया भाई ये प्रिंट एफ है, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझता। मान लीजिए प्रिंट एफ का कोड हो जाए 0 0 0 1 0 0 1, तो कंप्यूटर के पास ये जाएगा, ये समझेगा हाँ भाई इसका मतलब होता है प्रिंट एफ करवाना है इसको। आया समझ, तो सोच लीजिए कि प्रिंटफ तो आपको याद हो जाएगा, लिख लेंगे आप प्रोग्राम में लेंगे, लेकिन अगर इस कोड में लिखना होता तो आप कितना याद करते हैं। आया समझ। नेक्स्ट इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी जो है वो मेनली जावा प्रोग्राम के लिए यूज होता है। जावा, हाँ जावा के लिए। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट वन लाइन एट ए टाइम इंस्टेड ऑफ द होल प्रोग्राम एट वन गो।
बोलता क्या है कि इंटरप्रेटर जो है एक एक लाइन को ट्रांसलेट करते जाता है, ठीक है। कंपाइलर असेंबलर क्या है, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखे हैं, प्रोग्राम लिखे हैं 10 लाइन का, तो वो 10 लाइन को एक साथ ले जाएगा और उसको क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा। लेकिन इंटरप्रेटर जो है एक एक लाइन को कन्वर्ट करता जाता है, जो लाइन सही है कन्वर्ट हुआ, जो लाइन सही नहीं वहां पर इंटरप्रेटर रुक जाएगा। जैसे देखिए ये सोर्स कोड है जो हाई लेवल लैंग्वेज लिखा हुआ है, ये इंटरप्रेटर है, एक लाइन उठाया, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है, मशीन को कोड में, फिर गया, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उठाएगा सेकेंड वाला, उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर थर्ड लाइन उठाएगा, इंस्ट्रक्शन मतलब लाइन, फिर थर्ड लाइन को कोड करेगा, फोर्थ लाइन उठाएगा, फोर्थ लाइन कोड, इस तरह से पूरे प्रोग्राम को क्या करेगा, रन करेगा। तो इंटरप्रेटर जो होता है ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करने का काम करता है, लेकिन ये लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है सर, ये लाइन बाय लाइन करता है। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो देख लीजिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और यूजर के बीच, ठीक है, हार्डवेयर और यूजर के बीच क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है। कौन कौन सा आप एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, ठीक है, इस रन जहां करेगा तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, या इंटरफेस का काम करता है। हार्डवेयर को हम कंप्यूटर बोल देंगे और यूजर के बीच में, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हम लोग देखे थे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इट बेसिकली मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर का जितना रिसोर्स है उसको ये मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। रिसोर्स मतलब फिर से एक बार समझ लेते हैं, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, सीपीयू, मदरबोर्ड, कैश मेमोरी, रजिस्टर, ये सब जो क्या आपका रिसोर्स है, ठीक है। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, जो भी आपका सब क्या है रिसोर्स है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस, ठीक है, बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर और द कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी देखिए सॉफ्टवेयर है कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर और डाटाबेस, ठीक है। इन सॉफ्टवेयर हम यूजर को बोल सकते थे, तो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर या कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहे तो ये तीनों, ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो रन नहीं करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या बोला, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन्ड इन सच ए वे दैट इट कैन मैनेज द ओवरऑल रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम को इस टाइप से डिजाइन किया गया है कि जितने भी रिसोर्स हैं कंप्यूटर के, या कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी काम होते हैं, उनको ये मैनेज करने का काम करता है। फंक्शन कौन कौन से हैं इसके, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से काम करता है वो देखते हैं। पहले आपका रिसोर्स मैनेजमेंट, आपके कंप्यूटर में जो मैंने रिसोर्स बताया उसको मैनेज करने का काम करता है, ठीक है, कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है, कौन सा एप्लीकेशन जो है, उसको कौन सा रिसोर्स चाहिए, कब देना है, कितना देना है, कितने देर के लिए देना है, ये सब कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस एंड अलोकेट्स मेमोरी, ठीक है, किस एप्लीकेशन को कितना मेमोरी देना है, ठीक है। आप अगर पावर पॉइंट खोले हैं, ठीक है, व्हाट्सएप खोले हैं, इंस्टाग्राम खोले हैं, कोई गेम खोले हैं, तो किस एप्लीकेशन को कितना मेमोरी देना है, मेमोरी जनरली मतलब होता है यहाँ रैम से, कितना मेमोरी देना है वो डिसाइड कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एंड अदर हार्डवेयर रिसोर्सेज among the various program and process running on the computer। प्रोसेस मैनेजमेंट, जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, उसको मैनेज करने का काम करता है। The operating system is responsible for starting, stopping and managing processes and the program। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसी को जिम्मेदारी दिया गया है किसी भी एप्लीकेशन को रन करने का, स्टार्ट करने का, स्टॉप करने का और उसको मैनेज करने का। It also controls the scheduling of process and allocates resources from them। ये जो है वो आपके प्रोसेस को शेड्यूल करने का काम, ठीक है, और उनको रिसोर्स अलोकेट करने का काम भी करता है।
शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस जो है ये खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया है तो इतना समझिए, शेड्यूलिंग कहने का मतलब है कि शेड्यूल बनाना, कि पहले कौन सा एप्लीकेशन रन करेगा, ठीक है। पहला रन किया, दूसरा रन किया, तीसरा रन किया, या फिर से पहला रन करेगा, अब तीसरा करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, इस टाइप से, ठीक है। शेड्यूलिंग करना, बार बार बदलते रहना का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि पहला एक एप्लीकेशन है और एक दूसरा एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन को रैम चाहिए, ठीक है, और दूसरा एप्लीकेशन को कीबोर्ड चाहिए। तो अब ये रैम से निकाल करके ये इसको रिसोर्स कौन दे देगा? कीबोर्ड दे देगा, और इस वाले को कौन सा दे देगा? रोम दे देगा, रैम दे देगा, ठीक है। तो ये सब देने का, निकालने का, शेड्यूल करने का काम कौन करता है? तो ये आपका काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट, किस सिस्टम को कौन सा मेमोरी और कितना मेमोरी मिलना चाहिए, इसका देखभाल भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द कंप्यूटर्स प्राइमरी मेमोरी एंड प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर ऑप्टिमाइजिंग मेमोरी यूसेज, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करने का और उसको ऑप्टिमाइज यूज करने, मैक्सिमम यूज करने का काम जो करता है वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सिक्योरिटी देने का काम करता है। The operating system provides a secure environment for the user, जो ये बताए हम, एंटीवायरस, फायरवॉल, ठीक है। तो ये क्या है? अब तो एंटीवायरस जो होता है उसमें इनबिल्ट आने लगा है, आपको बाहर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब का ध्यान भी कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही रखता है। जॉब अकाउंटिंग, इट कीप्स ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्स यूज्ड बाय द वेरियस जॉब्स और द यूजर्स। अगर आप देखेंगे कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर में अगर दो यूजर हैं, ठीक है, तो यूजर ए और यूजर बी कौन कौन सा रिसोर्स कितने टाइम के लिए और कौन कौन सा जॉब यानी कौन कौन सा एप्लीकेशन खोला है, कितने टाइम के लिए खोला है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं जॉब अकाउंटिंग, और ये भी काम कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेज करना, जो भी हम कंप्यूटर में फाइल बनाते हैं उनको मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फाइल बना दिए, उसमें कौन कौन सा चीज रखे हैं, जैसे मैंने एक फोल्डर बना दिया सॉन्ग्स का, उसमें सॉन्ग्स रखे हैं, कितने सॉन्ग्स रखे हैं, ठीक है, फोल्डर कहाँ पे बना हुआ है, उन सब का मैनेज करने का, उस फोल्डर के अंदर फोल्डर है कि नहीं है, इन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है? फाइल सिस्टम। हम फाइल बनाए, डिलीट किए, डिलीट के बाद से हट जाना चाहिए, ठीक है, वापस से रिक्रिएट किए, रीस्टोर किए, तो ठीक है, जहाँ पे था पहले वहीं पे वापस चल जाता है। तो सबका मैनेज कौन करता है? इन सबको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द फाइल सिस्टम, ठीक है, इंक्लूडिंग द क्रिएशन, डिलीशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ द फाइल एंड डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज बोलते हैं फोल्डर को। डिवाइस मैनेजमेंट, जो आप डिवाइस यूज कर रहे हैं, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, इस टाइप से, प्रिंटर, ये सब है, तो इनको मैनेज करने का काम कौन करता है? तो इनको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। The operating system manages input-output devices such as printer, keyboard, mouse हो गया, यहाँ पे माउस लिखा हुआ है, माउस और डिस्प्ले, इन सबको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। इट प्रोवाइड द नेसेसरी ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो नेसेसरी ड्राइवर एंड इंटरफेसेस टू इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइस एंड द कंप्यूटर। जैसे हम कीबोर्ड लगाए हैं, ठीक है, तो कीबोर्ड का हर एक की काम करना चाहिए, इसके लिए भी ड्राइवर होता है, और ये ड्राइवर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ब खुद इंस्टॉल कर लेता है। तो इसका जो आप डिवाइस जो लगाए हैं उसको मैनेज करने का काम कौन करे? ऑपरेटिंग सिस्टम। आप तो ड्राइवर को इंस्टॉल करने गए नहीं है, ठीक है, जिसका ड्राइवर नहीं होता है उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे प्रिंटर है, तो प्रिंटर का ड्राइवर सारे कंप्यूटर में नहीं होता है, उसका आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन कीबोर्ड है, माउस है, फोन लगाए हैं आप अपना, ठीक है, डाटा लेने के लिए, तो इन सबका ड्राइवर जो होता है वो कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है। तो इसको मैनेज करने का काम कौन करता है? कीबोर्ड लगाए तो ड्राइवर रन होना चाहिए, इसका ध्यान कौन रख रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम रख रहा है। तो डिवाइस को मैनेज करने का काम भी वही करता है। नेक्स्ट, नेटवर्किंग। नेटवर्क से कोई काम करना है तो उसके बारे में वो सपोर्ट करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज सच एज एस्टेब्लिशिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क कनेक्शन, ठीक है।
नेटवर्क कनेक्शन को स्टैब्लिश और मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। हैंडलिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल, अब नेटवर्क ऐसे तो कनेक्ट हो नहीं जाएगा, उसका कुछ प्रोटोकॉल होता है, उसके थ्रू वो कनेक्ट होता है। जैसे अगर हम कोई ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो ब्राउजर और इंटरनेट, ठीक है, उन दोनों में जो कनेक्शन का प्रोटोकॉल है वो HTTPS है। अगर हम मेल भेज रहे हैं अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पे, तो उस कंप्यूटर से इंटरनेट पे भेजने का प्रोटोकॉल जो होता है वो SMTS होता है। SMTS, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सब प्रोटोकॉल मैनेज करने का काम कौन करता है? नेटवर्क करता है। आप तो किए नहीं है, आप तो सीधा मेल लिख और भेज दिए। इसको जो SMTP जो है, इसको मैनेज करने का काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। शेयरिंग रिसोर्सेज सच ए प्रिंटर एंड फाइल ओवर ए नेटवर्क, अगर एक प्रिंटर है, 3-4 सिस्टम कनेक्टेड है, ठीक है, तो कौन सा सिस्टम उस प्रिंटर में फाइल भेजा है, इसको मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट है यूजर इंटरफेस। पहले देखे थे हम, इंट्रोडक्शन में ही देखे थे ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ए यूजर इंटरफेस दैट इनेबल्स यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, यूजर को एक इंटरफेस देता है कंप्यूटर के सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे हम कंप्यूटर खोल रहे हैं तो हमको माई कंप्यूटर दिखता है शुरू जिसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। उस डेस्कटॉप का जो उसको इंटरफेस बोलेंगे, तो वो इंटरफेस हमको कौन दे रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है। जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम आप खोलिएगा, उसका इंटरफेस अलग अलग है, अलग अलग टाइप का दिखेगा। फोन का ही बात करें तो एंड्रॉइड का इंटरफेस अलग होता है, iOS का इंटरफेस अलग होता है, ठीक है, विंडोज का इंटरफेस अलग होता है, अलग टाइप से दिखता है। तो ये सारे क्या इंटरफेस है जो आपको सामने की ओर दिख रहा है। अच्छा, वो इंटरफेस होता कितने टाइप का है? तो 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम GUI और एक को बोलते हैं CLI। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और CA का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो 2 इंटरफेस होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस, GUI और CL, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है, यानी GUI और CLI दोनों हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखें हम, अगर हम पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम देखें, यूनिक्स और लाइनेक्स पहले का, तो उसमें आपका कमांड इंटरफेस था। हर एक चीज का वो कमांड लिखना पड़ता था, यानी प्रोग्राम लिखना पड़ता था, एक लाइन लिखना पड़ता था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो अभी का आता है, विंडोज 10, विंडोज 11, ये क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों होता है। अगर हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, आइकन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं यूज करना चाहते हैं, तो आपको एक रन कमांड का करिएगा तो आपको एक प्रॉम्प्ट खुलेगा। इस प्रॉम्प्ट में आप क्या कर सकते हैं? कोई भी प्रोग्राम लिख करके उसको भी रन करवा सकते हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, कमांड लाइन का और यूजर इंटरफेस का, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का सबसे बढ़िया एग्जांपल है मोबाइल फोन। फोन जो है 100% ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। उसके पास किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपके पास कमांड लाइन नहीं होता है। लेकिन जो कंप्यूटर है वो दोनों है, ग्राफिकल और लाइन दोनों है। चलिए इसको डिटेल में समझेंगे, बाद में इसको डिटेल समझेंगे। बैकअप एंड रिकवरी पीछे पढ़ चुके हैं अपने। जैसे ये मेरा सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है। सिस्टम में भी कुछ भी हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने सिस्टम का डाटा दूसरे सिस्टम में डालने को हम बैकअप बोलते हैं। और जब मेरा कंप्यूटर खराब हो गया और जहां हम डाटा रखे थे वहां से फिर डाटा को निकाल करके अपने सिस्टम में ले आना रिकवरी बोलते हैं। अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा को डालना बैकअप बोलते हैं, और दूसरे सिस्टम से अपने सिस्टम में डाटा को लेकर के आना उसको हम रिकवरी बोलते हैं, ठीक है। पढ़ लेते एक बार। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर बैकिंग अप एंड रिकवरिंग इट इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर, एरर एंड डिजास्टर। इस केस में अगर सिस्टम फेलियर होता है तो उसके लिए बैकअप और रिकवर करने का ऑप्शन भी कौन दे देता है? फैसिलिटी कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। वर्चुअलाइजेशन कहने का मतलब है कि आपके पास मेमोरी न होते हुए भी आपको लगना कि मेरे पास बहुत ज्यादा मेमोरी है, इसका ख्याल भी कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। जैसे आपके पास 2 GB का रैम है
और उसमें आप 8 GB का गेम खेलते हैं, ये कैसे मैनेज हो पाता है? इस चीज को हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। 2 GB है तो 2 ही GB का गेम खेलना चाहिए था, लेकिन आप खेल कितने GB का पाते हैं? 8 GB का गेम खेल पाते हैं। तो ये क्या आपका वर्चुअलाइजेशन है। इस 2 GB को कंप्यूटर जो है 8 GB के जैसा ट्रीट करवाता है कि मेरे पास 8 GB ही है। वो क्या होता है, जो पीछे नाम सुने थे हम, शेड्यूलिंग, उस काम से ये क्या हो जाता है, होता है। ठीक है। The operating system provides virtualization capabilities that allow multiple operating system or applications to run on a single physical machine। ठीक है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही मशीन पे रन करने का काम करता है। This can enable efficient use of resources and flexibility in managing workloads। वर्कलोड को मैनेज करने का काम भी यही करता है। टाइम शेयरिंग, नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है इसका, टाइम शेयरिंग। अभी हम बताए थे आपको कि अगर 2 एप्लीकेशन आप रन कर रहे हैं, ठीक है, 3 एप्लीकेशन आप रन कर रहे हैं, तो हर एक एप्लीकेशन को बराबर बराबर टाइम देने का काम किसका है, ये आपका काम है, बराबर बराबर टाइम देने का काम आपका किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। और इस बराबर बराबर टाइम देने को हमको क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग बोलते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स मल्टीपल यूजर्स टू शेयर ए कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मल्टीपल यूजर को कंप्यूटर शेयर करने का फैसिलिटी देता है। साइमल्टेनियसली by providing time sharing mechanism that allocates resources fairly and efficiently। और टाइम शेयरिंग मैकेनिज्म के थ्रू जो भी रिसोर्स है आपको उसको इफिशियंटली मैनेज करने का काम करता है। जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड ऐसा एक यही जो है वो आपका लेके बैठा रहेगा। हम एक बार वर्ड खोल दिए हैं, पावर पॉइंट खोल दिए और एक्सेल खोल दिए हैं, ऐसा नहीं है कि पावर पॉइंट ही सारा का सारा कीबोर्ड, क्योंकि मेरे पास कीबोर्ड देखी है, कीबोर्ड लेके बैठ जाएगा कि भाई तुम पहले वर्क माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा काम कर लो, इसको बंद कर लो, तब हम अब इसमें काम करना। नहीं, कीबोर्ड इसको देगा, अगर आप इसको खोलते हैं पावर पॉइंट को स्क्रीन पे तो कीबोर्ड इसके लिए काम करने लगेगा। अगर आप अभी कोई एडिटर खोले हैं तो कीबोर्ड उसके लिए काम करने लगेगा। तो ये जो काम जो करने का जो तरीका है जो बदल रहा है, जो शेड्यूल हो रहा है, वो कौन करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है। एरर डिटेक्टिंग एड, कंप्यूटर में आपके पास क्या एरर है उसको डिटेक्ट करने का, डिबग करने का, ये सारा काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब देखने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। पहला है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के थ्रू, देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका और ये रहा कंप्यूटर, इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। देयर इज एन ऑपरेटर, यहाँ पे एक ऑपरेटर बैठा हुआ है, who takes similar jobs having the same requirements and group them into the batches। जो कि एक जैसे जॉब को ग्रुप बनाता है, जो कि सेम काम है, जिनका सेम रिक्वायरमेंट है, उनको बैच के रूप में बनाता है। जैसे आप जॉब 1 है, जॉब 2 है, जॉब 3 है। जैसे मान लो जॉब 1 जो इसको कीबोर्ड का काम है, इसको भी कीबोर्ड का काम है, इन दोनों जॉब को ग्रुप बना करके क्या करेगा, बैच 1 में डाल देगा। अच्छा, अब कुछ देर बाद इसको प्रिंटर का काम है, इसको प्रिंटर का काम है, तो क्या करेगा, जॉब 2 और जॉब n जो है इसको क्या करेगा, बैच 2 बना देगा। यानी कहने का मतलब है जिसका एक जैसा काम है उसको वो बैच बना करके काम को खत्म कर देता है। ऐसा नेक्स्ट आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Time sharing operating system is a type of operating system that allows many users to share computer resources। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसमें क्या करता है कि यूजर को जो है वो कंप्यूटर रिसोर्स शेयर करने देता है, अलाउ करता है यूजर्स को कि आप कंप्यूटर रिसोर्स जो उसको शेयर कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5 और यूजर 6 है। मेरे पास सीपीयू एक ही है, कंप्यूटर एक ही है। ठीक है,
तो ये कंप्यूटर क्या करेगा, टाइम सेविंग, हर एक कुछ टाइम के लिए हर एक यूजर को अपना क्या देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सीपीयू यानी कि कंप्यूटर देगा ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, काम करने के लिए। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर। ये क्या करता है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को मैनेज करता है एंड मेक्स अपीयर टू बी ए सिंगल कंप्यूटर, और उनको एक सिंगल कंप्यूटर के जैसा फील करवाता है। These operating system are designed to open on a network of computer। ये मेनली जो है वो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर यानी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर के लिए डिजाइन किया गया है। The allow multiple users to access shared resources and communicate with the each other over the network। ये जो है मल्टीपल यूजर, बहुत सारे यूजर्स को रिसोर्स एक्सेस करने के लिए और उनके बीच कम्युनिकेट करने के लिए फैसिलिटी प्रदान करता है। जैसे इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर और लाइनेक्स सर्वर जो है इसके मेनली एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन ऑन ए सर्वर। सर्वर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है उसको बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू मैनेज डाटा, यूजर, ग्रुप, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन एंड अदर नेटवर्क फंक्शनिंग। इसका काम है डाटा को, यूजर को, यूजर्स के ग्रुप को और सिक्योरिटी को और ऑल एप्लीकेशंस को मैनेज करना नेटवर्क के ऊपर जो रन करते हैं। नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम that serves a real time system and the time interval required to process and respond to input is very small। real time operating system उन सिस्टम में यूज करते हैं जहां पे जो रियल टाइम में यूज होता है, जिसके लिए प्रोसेस को रिस्पॉन्ड करने और इनपुट करने के लिए बहुत कम समय चाहिए। These operating system are designed to respond to events in a real time। ये जो सिस्टम वो डिजाइन किया गया है रियल टाइम में रिस्पॉन्ड करने के लिए। They are used in application that require quick and deterministic response। ये उस एप्लीकेशन में यूज होता है जहां पे बहुत तेज और डिटर्मिनिस्टिक रिस्पॉन्स का यूज होता है, जैसे एम्बेडेड सिस्टम, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम और रोबोटिक्स। एम्बेडेड सिस्टम जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेट्रोल पंप होता है, पेट्रोल पंप में हमारा एम्बेडेड सिस्टम यूज होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही काम करेगा, पेट्रोल को देना और उसका पैसा लेना। तो कैसा सिस्टम है, एम्बेडेड सिस्टम है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम और रोबोटिक्स जो है इसमें भी कौन सा होता है, एम्बेडेड सिस्टम होता है, जिसका एक स्पेसिफिक पर्पस है। तो इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए बहुत कम समय होता है, तो इसके लिए हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि पेट्रोल हम देते गए हैं और पैसा काउंट वो क्या कर रहा है, स्लो कर रहा है। तो पेट्रोल दिए हम 20 रुपया का और सॉरी पेट्रोल दिए हम 20 रुपया का और वो काउंट कर लिया 10 रुपया, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करता है, वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करता है, जिसमें क्विक टाइम होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Multiprocessor operating system are used in the operating system to boost the performance of multiple CPU within a single computer or a system। बहुत सारे CPU को, ठीक है, एक सिंगल सिस्टम में सिंगल चिप पे, ठीक है, स्टोर कर देना क्या कहता है, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रोसेसर, ठीक है। जो थर्ड जनरेशन में जो यूज हो रहा था प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, वो क्या होता है, बहुत सारे आईसी को एक सिंगल सर्किट में इंस्टॉल कर देना आपके पास क्या कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है। और इसी को नाम देते हैं क्या, मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टीपल सीपीयू आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट ए जॉब कैन बी डिवाइडेड एंड एग्जीक्यूटेड मोर क्विकली, ठीक है। देख रहे आप, ये बहुत सारा सीपीयू जो है उसको इंटीग्रेट करके एक चिप पे ला दिया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो बहुत सारा सीपीयू है, बहुत सारा कंप्यूटर है, तो ये अलग अलग काम करेगा, अलग अलग
प्रोसेस करेगा, तो हम बहुत सारा प्रोसेस जो है एक साथ कर सकते हैं। जैसे जैसे हम वर्ड खोले हैं, एक्सेल खोले हैं, पावर पॉइंट खोले हैं, तो इन सबको अलग अलग सीपीयू मिल जाएगा और ये अलग अलग अपना एग्जीक्यूट करेगा। ये माइक्रो प्रोसेसर के कारण ही संभव हो पाया है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपका मोबाइल फोन है, वो क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिजाइन टू सपोर्ट ए सिंगल यूजर एट ए टाइम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बोलते हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ही यूजर को एक टाइम पे सपोर्ट कर सकता है। एग्जांपल में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ठीक है, ये पर्सनल कंप्यूटर का, एप्पल का मैक ओएस है, ये क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन अगर हम लाइनेक्स का बात करें और यूनिक्स का बात करें, मल्टीपल यूजर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीपल यूजर एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिजाइन टू सपोर्ट मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली। मल्टीपल यूजर जो हैं बहुत सारे यूजर को एक साथ उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने का फैसिलिटी देता है। और इसके एग्जांपल्स हैं आपके पास लाइनेक्स एंड यूनिक्स। कौन कौन से हैं, लाइनेक्स एंड यूनिक्स। नेक्स्ट है आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पीछे बताया था। Embedded operating system are designed to run on a device with a limited resource such as smartphone, wearable devices and household appliances। ठीक है, ऐसा डिवाइस जो कि लिमिटेड रिसोर्स लेता है उसको क्या बोलते हैं, एम्बेडेड सिस्टम। जो कि स्मार्टफोन है आपका, वेरिएबल डिवाइसेज है, हाउसेबल अप्लायंसेज। हाउसेबल अप्लायंस है वो बहुत कम रिसोर्स लेता है, जैसे आपका टीवी का रिमोट हो गया, सेटअप बॉक्स हो गया, ठीक है, गेमिंग कंट्रोल हो गया, ठीक है, जॉयस्टिक ये सब हो गया। जो आपका वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, माइक्रोवेव है, ठीक है, एसी है, इन सब में जो कंप्यूटर लगा हुआ है इनको बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर, और इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिजाइन टू रन ऑन ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बहुत सारे कंप्यूटर पे एक साथ रन होता है उसको बोलते हैं क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम। दे आर यूज्ड फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। एग्जाम्पल क्या है इसका, रॉक स्टार डिस्ट्रीब्यूशन और ओपन एमपीआई, ये दो जो है आपके क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम है, रॉक क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन और ओपन एमपीआई। ठीक है, अब देखते हैं आपके ओएस यूजर इंटरफेस। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो इंटरफेस क्या होता है पहले बताया जा चुका है आपके पास। ठीक है, कौन कौन से तो वो देख लेते हैं। पहला है आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, CI/CLI। ठीक है, दूसरा है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको बोलते हैं GUI। तीसरा आपका टच बेस्ड इंटरफेस, और चौथा है आपका वॉइस बेस्ड इंटरफेस। ठीक है ना, चलिए देख कर देखते होता क्या है। कमांड लाइन इंटरफेस, यूजर गिव्स कमांड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क लाइक क्रिएटिंग, ओपनिंग, एडिटिंग और डिलीटिंग ए फाइल। कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है कि आपको यानी यूजर को हर एक टास्क के लिए आपको कमांड देना पड़ेगा, यानी एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर आप किसी फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए प्राइमरी इनपुट डिवाइस जो होता है वो कीबोर्ड होता है। हम प्रोग्राम किससे लिखेंगे, कीबोर्ड से। इसका एग्जांपल क्या है, MS-DOS और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हर एक चीज के लिए अगर आपको एक फाइल भी खोलना है तो फाइल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कमांड लिखना पड़ेगा। ठीक है, और डॉस में भी आप डॉस देख सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसमें क्या करिए आप विंडोज कीबोर्ड के साथ रन को, विंडोज कीबोर्ड, ठीक है, विंडोज की के साथ R को प्रेस कीजिएगा तो आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा। उस कमांड प्रॉम्प्ट में आप कमांड लिखिएगा तो आपका वो काम करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल में
example.txt main.cpp, ठीक है। क्या क्या लिखा हुआ है, ls यानी कि लिस्टिंग, ls मतलब लिस्टिंग example.txt और main.cpp। कैसे ये बताता है कि एग्जाम्पल जो फाइल है, नाम उसके एग्जाम्पल, वो जो है टेक्स्ट फाइल है, और main.cpp ये जो है कंप्यूटर का सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है। तो जब आप ये लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस टाइप से दो फाइल आपको दिखेगा, ठीक है। ऐसा नहीं ये माई कंप्यूटर में जाके फटफट क्लिक किए माउस और दिख गया, तो आपके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, इस टाइप से कमांड लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको डायरेक्ट ऐसा दिखेगा, आप क्लिक करेंगे खुलेगा। अब अगर आपको इसको खोलना भी होगा तो आपको फिर कमांड लिखना पड़ेगा, ओपन example.txt, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन आर रन इन द फॉर्म ऑफ आइकॉन, मेनू एंड अदर विजुअल ऑप्शंस। ग्राफिकल यूजर प्रोग्राम में जो आपका इंस्ट्रक्शन जो है वो आइकन के रूप में, मेनू के रूप में और कोई भी विजुअल ऑप्शन के रूप में दिखाई देता है। जैसे यहाँ देखिए आपको ये आइकन के रूप में दिखाई दे रहा है, अब कुछ नहीं करना, बस क्लिक कर देना और ये खुल जाएगा। इनपुट डिवाइस इंक्लूड माउस और कीबोर्ड। मेनली माउस ही होता है, हम कीबोर्ड से भी इसको खोल सकते हैं, कीबोर्ड का कमांड लिखे नहीं, कीबोर्ड का यूज करके, ठीक है। वो कीबोर्ड भी आपके माउस के जैसा ही यूज करेगा। इसका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, उबंटू, फेडोरा, मैकिन्टॉश, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं मैक, जो कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब क्या है, आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। नेक्स्ट है आपका टच बेस्ड इंटरफेस। जैसे आपका स्मार्टफोन जो है, ठीक है, टैबलेट जो है, वो आपका क्या है, पीसी जो है, ये सब आपके क्या है, टच बेस्ड है, ठीक है। पीसी का एग्जांपल में एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज 8, अब जो कंप्यूटर है वो भी आपका क्या आ गया है, टच बेस्ड आ गया है। तो ये सब क्या है, आपके टच बेस्ड इंटरफेस है। बस आपको माउस का कीबोर्ड कोई काम नहीं, टच कीजिए वो आपका काम करने लगेगा। नेक्स्ट है वॉइस बेस्ड इंटरफेस। देखेंगे आप अगर कभी गूगल खोलते हैं, कुछ खोजना है, गाना खोजना है या कोई चीज खोजना है, तब उसमें बोल देते हैं, तो क्या है आपका वॉइस बेस्ड इंटरफेस है। बोलने से काम हो जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वॉइस बेस्ड इंटरफेस। वॉइस बेस्ड कमांड आर यूज टू मेक ए कंप्यूटर वर्क इन ए डिजायर्ड वे। एग्जाम्पल क्या है, आईओएस सिरी, एंड्रॉयड का ओके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 का कॉर्टाना। ये सब क्या है, आपके वॉइस बेस्ड इंटरफेस है। अब तो वॉइस बेस्ड वाले लाइट भी आ गए हैं, फैन भी आ गए हैं। अब ताली बजाइएगा तो लाइट बंद हो जाएगा, ताली बजाइएगा तो लाइट चालू हो जाएगा, ताली बजाइएगा लाइट का कलर चेंज हो जाएगा। तो वो सब क्या है, उसमें भी इंटरफेस लगा, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन कैसे लगा हुआ है, वॉइस बेस्ड लगा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका विंडोज, जिसका शॉर्ट में लिखते हैं हम विन। इसका फुल फॉर्म क्या है, वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। क्या होता है फुल फॉर्म, वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। विंडोज का इनबिल्ट वेब ब्राउजर जो है वो है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन है, ये आपका विंडोज का डेस्कटॉप है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर इज ब्राउजर फॉर द विंडोज 10। विंडोज 10 का ब्राउजर जो है वो कौन सा है, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर। ये आप देख सकते हैं, ये जो आइकॉन है आपका, ये जो आइकॉन है ये विंडोज का आइकॉन है। कीबोर्ड में अगर आपको आइकॉन दिख रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, विंडोज, और शॉर्ट में विन, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं विंडोज की से के कौन कौन से शॉर्टकट है। ये आपका देख रहे हैं, ये जो है विंडोज की का, इसको किस की को क्या बोलते हैं, विंडोज की, ठीक है। तो विंडोज की के साथ अगर हम एल प्रेस करते हैं तो आपका कंप्यूटर जो होता है वो लॉक हो जाता है, ठीक है। विंडोज की के साथ हम ई का प्रेस करते हैं तो ये ओपन करता है माई कंप्यूटर को। माई कंप्यूटर कहने का मतलब है जहां पे आपका सारा डिस्क होता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव होता है ना, उस वाले पेज को ये ओपन कर देगा। विंडोज की के साथ एम को प्रेस करते हैं तो ये मिनिमाइज कर देता है जितना भी विंडोज होता है, जितना भी आप एप्लीकेशन खोले हैं उन सारे एप्लीकेशन को क्या करेगा, मिनिमाइज कर देगा। विंडोज के साथ डी को प्रेस करते हैं तो ये डेस्कटॉप को शो करता है, दोनों लगभग सेम है, ठीक है। ये क्या करेगा, आपका डेस्कटॉप शो करेगा। कैसे शो करेगा, जब
जितना खुला हुआ विंडोज है उसको मिनिमाइज करेगा तभी तो शो करेगा। विंडोज प्लस आर, इससे आपका रन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आप कमांड लिख सकते हैं। विंडोज की प्लस पाउज ब्रेक, ये जो सिस्टम प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कंट्रोल पैनल का सिस्टम जो प्रॉपर्टी है वो ओपन हो जाएगा। विंडोज की प्लस प्रिंट स्क्रीन, ये जो आपका स्क्रीन शॉट लेने के काम आता है। अल्ट स्पेस और एक्स, ये आता है काम आपके मैक्सिमाइज विंडो करने का। जो विंडो आप मिनिमाइज किए थे विंडोज की प्लस एम से या डी से, उसको मैक्सिमाइज करने का काम कौन करता है? अल्ट स्पेस और एक्स। अल्ट स्पेस और आर, ये होता है रीस्टोर डाउन विंडो, ठीक है। जो भी आप विंडो मिनिमाइज किए हैं उसको रीस्टोर करने का जो शॉर्टकट है वो है अल्ट स्पेस प्लस आर। अल्ट स्पेस और वी, ये भी क्या करता है? मिनिमाइज विंडो करता है, ठीक है। जो काम यहाँ पे विंडोज की प्लस डी कर रहा था या विंडोज की प्लस एम कर रहा था, वही काम यहाँ क्या करता है? अल्ट स्पेस और वी क्या करता है? मिनिमाइज विंडो का काम करता है। अल्ट प्लस टैब शो द स्क्रीन, अल्ट प्लस टैब का काम क्या है? स्क्रीन को शो करना। अगर आप बहुत सारा फाइल खोले हुए हैं, ठीक है, तो अल्ट और टैब दबाते जाएंगे तो पहले ये फाइल आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, फिर दबाइएगा तो ये वाला आ जाएगा, फिर दबाइएगा तो ये वाला आ जाएगा, फिर दबाइए तो फिर ये आ जाएगा। यानी कि आपके जो स्क्रीन जो है उसको शो करने का काम ये करता है, ठीक है। अब कुछ एब्रिविएशन है, शॉर्टकट है, जिसका फुल फॉर्म हम देखते हैं, ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ठीक। पहला सीपीयू, सीपीयू को बोलते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोमाल, कॉमन अल्गोरिथमिक लैंग्वेज। डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डीटीएस, डेस्कटॉप सिस्टम। डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। और इनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। या फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम। सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन अल्गोरिथमिक लैंग्वेज। डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डीटीएस, डेस्कटॉप सिस्टम। डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। और इनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट है आपका सीडैक। सीडैक है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड पैरेलल कंप्यूटिंग। सी डॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो बताए थे आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम के रन होने से पहले यही रन करता है आपके हार्डवेयर को चेक करने के लिए। मॉडेम, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। पीएसटीएन, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। पीएसपीडीएन, पैकेट स्विच पब्लिक डाटा नेटवर्क। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड पैरेलल कंप्यूटिंग। सी डॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। सी रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मॉडेम, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। पीएसटीएन, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। पीएसपीडीएन, पैकेट स्विच पब्लिक डाटा नेटवर्क। नेक्स्ट आएगा फैक्स, फैसिमाइल ऑटोमेटेड जेरोक्स। जो फैक्स मशीन होता है, फैसिमाइल ऑटोमेटेड जेरोक्स। फ्लॉप्स, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन एक प्रकार का लैंग्वेज है, इसका होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एचएचएल, हाई लेवल लैंग्वेज। एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये वेब पेज को शो करने में काम आता है। एक्सटीएमएल, एक्सटेंडेड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IC। IBM जो है इसी को आपका आभार मानना चाहिए कि यही जो था अपना कंप्यूटर का पेटेंट अपने पास न रख के ये ओपन सोर्स कर दिया, नहीं तो आज भी सारा कंप्यूटर जो किसका, IBM का ही आता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट अपना पेटेंट को ओपन नहीं किया तो इसका जितना भी मदरबोर्ड होगा वो किसका आएगा, माइक्रोसॉफ्ट का ही आएगा। लेकिन IBM जो है अपने कंप्यूटर के पेटेंट को ओपन कर दिया, जिसके चलते आपके पास डेल, HP जिसका है सबका आपका कंप्यूटर दिखने में मिलता है, नहीं तो है ना मार्केट में केवल IBM ही IBM दिखता है। IC इंटीग्रेटेड सर्किट, लिस्ट प्रोसेसिंग। तो फैक्स होता है फैक्सिमाइल ऑटोमेटिक जेरोक्स फ्लॉप्स फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड, फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, HHL हाई लेवल लैंग्वेज, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XHTML एक्सटेंडेड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, लिस्ट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है आपका RABMN रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क, रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, GAIS गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, LDU लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, तो RABMN रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, GAIS गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, LDU लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट आपका VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका आता है ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसी में आता है कौन, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XHTML एक्सटेंडेड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CCTV क्लोज सर्किट टेलीविजन, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, CC कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब मेल लिखेंगे तो आपको ये दोनों चीज दिखेगा। ठीक है, CC कार्बन कॉपी मतलब किसको आप भेजना चाहते हैं, एक ही मेल आप किसी को भेजना चाहते हैं। ब्लाइंड कार्बन कॉपी ये भी आपका क्या, किसको किसको भेजना चाहते हैं, लेकिन CC में आपको दिखेगा कि आप किस किस को मेल भेजे हैं। BCC में नहीं दिखेगा, BCC में आपको लगेगा कि बस मेरे को पर्सनल भेजा गया है। ठीक है, जैसे ग्रुप बनाते हैं आप तो मैसेज भेज दिए, तो ग्रुप में भेजते हैं तो सबको पता चलता है कि हम मैसेज आया है और पता भी चलता है किस किस आदमी को मैसेज भेजे हैं। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या करेंगे आप कि ब्लाइंड कॉपी सबको मेल भेज दिए, 10 आदमी भेज दिए, लेकिन पता नहीं है इस आदमी को कि और किसको किसको मेल भेजा गया है, वो BCC होता है। VLSI क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, WW वर्ल्ड वाइड वेब, CCTV क्लोज सर्किट टेलीविजन, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, CC कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट है आपका LLL लो लेवल लैंग्वेज, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, QR क्विक रेस्पॉन्स कोड, क्या होता है उसको, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, फ्लॉप्स। ठीक है, MOPS मिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड, MPS माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, NIC नेट नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन, PC DOS पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM
इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। तो LLL लो लेवल लैंग्वेज, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MIPS मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MOPS मिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड, MPU माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, NIC नेट नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, PC DOS पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, CVV कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, अगर आप ATM कार्ड देखेंगे तो उसके पीछे एक CVV नंबर होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, फैक्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, TIFF ये आपका जो एक इमेज का एक्सटेंशन है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, GIF ये सब क्या है, फोटो इस फॉर्मेट आपके पास खुलता है, ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, BMP बिटमैप इमेज, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पैन नंबर परमानेंट अकाउंट नंबर, CCV कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, फैक्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, GIF ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, BMP बिटमैप इमेज, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट आपके पास स्नोबॉल स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, UPS अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VGA वीडियो ग्राफिक एडेप्टर, LED लाइट इम्बेडेड डायोड, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, UPS दो बार हो गया, अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर कोड, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो स्नोबॉल का स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, UPS अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VGA वीडियो ग्राफिक एडाप्टर, LED लाइट इम्बेडेड डायोड, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS का फुल फॉर्म दो होता है, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई बोल सकते हैं या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी बोल सकते हैं। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट आपका टीन आपका क्या, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, CSS सीट स्टाइल कैस्केडिंग, SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसी में आता है DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, CD कॉम्पैक्ट डिस्क। तो टीम का फुल फॉर्म होता है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ERP इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, CSS सीट स्टाइल कैटेगरिंग, SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो ये आज का वीडियो जो लेक्चर 2 था हमारा कंप्यूटर का वो समाप्त हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लाइक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने को मन करता है। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन बताइए आपको वीडियो क्यों अच्छा नहीं लगा, उसमें आपको कुछ इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करूंगा।
धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।